हेलो एंड वेलकम टू इलेक्ट्रॉन फिजिक्स क्लासेस। आज का जो लेक्चर है दैट इज बेस्ड अपॉन द न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ एक ऐसी चीज़ है जो कि सारे स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं आता है, प्रैक्टिकली अप्लाई करा होता है, जीवन में यूज़ करा होता है, कंफर्टेबल होते हैं। पर फिर भी हम क्यों पढ़ रहे हैं इस आर्टिकल को दोबारा? इसलिए पढ़ना चाह रहे हैं, रीज़न नाइन्थ में तो पढ़ा हुआ है, 11th में दोबारा पढ़ना चाह रहे हैं। रीज़न, देयर माइट बी समथिंग विच वी वुड हैव मिस्ड, हल्का फुल्का, और जो कि आगे आने वाले आर्टिकल्स में हम यूज करेंगे उस स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स को। तो बिना टाइम वेस्ट करें, लेट्स बिगिन द डे विद द एक्शन रिएक्शन पेयर्स। व्हाट डिड आई से? एक्शन रिएक्शन पेयर्स। आपके सामने ऑन द स्क्रीन देयर इज सपोज टू बी द एग्जाम्पल ऑफ द एक्शन रिएक्शन पेयर्स। क्या दिख रहा है आपको? एक रॉकेट शूट अप हो रहा है, एंड देन देयर इज सपोज टू बी अ स्विमर। हाउ डज अ स्विमर स्विम? क्या करता है वो? पानी को पीछे धक्का मारता है, तो पानी क्या करता है? उसको आगे पुश करता है। दैट्स हाउ द स्विमर जनरेट्स हिज मोशन। ऑफ कोर्स इट्स अ पार्ट ऑफ द न्यूटन्स लॉज ऑफ द मोशन। एंड देन द रॉकेट्स। व्हाट्स द गुडनेस अबाउट द न्यूटन लॉज? न्यूटन लॉज एक बहुत ही वाइड स्प्रेड लॉ है कि मतलब बहुत सारी फिजिकल सिचुएशन में लगता है। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो यू ओवर हियर, द वाइड स्प्रेड बिहेवियर ऑफ द न्यूटन थर्ड लॉ। कमिंग ऑन टू द रॉकेट्स। रॉकेट्स क्या करते हैं? फ्यूल होता है, रॉकेट फ्यूल होता है, प्रोपेलेंट्स होते हैं। तो वो क्या करते हैं? नीचे की तरफ फायर करते हैं, जैसे आपको ये दिख रहा है, नीचे की तरफ फायर करा और क्या हुआ? वो रॉकेट को थ्रस्ट मिली कहाँ पर? ऊपर की तरफ। एंड देयरफॉर द रॉकेट मूव्स अप। सो hitting a baseball, pushing on a wall, we push the wall and the wall pushes us. Action and the reaction, and so many other examples are there. मेरे को लगा कि मैं आपको स्टार्टअप करते समय एक वीडियो दिखाता हूँ। दिस इज एग्जैक्टली शोइंग दैट डज दीज फोर्सेस एक्चुअली डू एग्जिस्ट, और बस हम पढ़ रहे हैं या फीलिंग है इन फोर्सेस की। सो लेट मी शो यू एन एनिमेशन ओवर हियर, अ वेरी स्मॉल काइंड ऑफ एन एनिमेशन, जिससे आपको लगे कि नहीं यार, ऐसा नहीं है कि ये बस ख्याली हमारे दिमागों में है और होता नहीं है। देखो देखो, वॉच इट सी दिस पर्टिकुलर बॉय, नाउ ही इज गोइंग टू जंप, एंड ही इज गोइंग टू जंप ऑन द शोर एंड सी व्हाट हैपेंस टू द बोर्ड। देखा आपने क्या हुआ? दोबारा देखो क्या करा। वो आगे की तरफ जंप करा। कैसे जंप करा? उसने क्या करा, जो बोट थी उसके ऊपर फोर्स लगाई, तो वो कहाँ गई? बोर्ड पीछे गई, और वो खुद कहाँ गया? आगे गया। अब ऐसे ही हम करते हैं ग्राउंड के ऊपर, पर ग्राउंड को कितनी हैवी होती है तो उसका मोशन हमें नोटिसेबली नहीं दिखता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि रिएक्शन हुआ नहीं है, एक्शन हुआ नहीं है, बिल्कुल हुआ है। कई बार वो विजिबल हो जाता है, कई बार नहीं होता है। जैसे आप दीवार को हिला रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, नहीं हिल रही है, आपको ऐसा लग रहा है। Oh, let me show you another one. Let me show you another one where the things are visible to you, na? Visible to you. See that what is happening? Oh, he is himself going back. इस पर्टिकुलर आइडिया को आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से भी समझ सकते हैं, बट आज के लेक्चर में हम इसको एक्शन और रिएक्शन का नाम देने वाले हैं, राइट? और मोशन है, बिल्कुल है, बॉल का मोशन है, मैन का मोशन है, मैन के हाथों पे मोशन है, मैन के हाथ भी मूव कर रहे हैं। देखो, दिस इज हाउ इट इज मूविंग। कार्ड के साथ वो अटैच्ड है, तो कार्ड भी मूव कर रही है। So, lot of good things are coming up. So, let's concentrate more on this idea, on the action and reaction. Like, this idea explains to us that you can fight an elephant. You can talk about recoil of the guns, जो कि conservation of linear momentum में भी हमने करा है. So, action and reaction. What I'm talking about, an action and reaction. So, this diagram shows to us something. It shows to us कौन सा वाला diagram की बात कर रहा हूँ मैं? That is about a second diagram over here. The recoil force on the gun and the action on the bullet. So हाँ, हमारा ध्यान किस पे है इस आर्टिकल में कि बुलेट आगे जाए, तो उसको हमने एक्शन का नाम बोल दिया, और गन को रिएक्शन मिल गया, वो पीछे की तरफ चली गई। बाकी हमने उसकी वेलोसिटी अपने प्रीवियस लेक्चर में निकाल रखी है। यू कैन ऑलवेज वॉच दैट पर्टिकुलर वीडियो। दिस इज हाउ वी वॉक अप। हम वॉक कैसे करते हैं? वी पुश द फ्लोर वेयर बैकवर्ड्स, एंड हाउ व्हाट इज द रिएक्शन? इट इज इन दिस डायरेक्शन। और फिर उस रिएक्शन के कंपोनेंट्स होते हैं, दे आर द कंपोनेंट्स। एक कंपोनेंट यहाँ पर है, अगर ये एंगल आप थीटा ले लोगे, सो ये r sin थीटा आ जाएगा, और ये जो पर्टिकुलर कंपोनेंट है रिएक्शन फोर्स का, वो हमें एड करेगा आगे की तरफ चलने में, राइट? सो हमने ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश करा, हमें किसी एंगल पर रिएक्शन मिली, उसका एक कंपोनेंट मिला, और वो जो कंपोनेंट जो है उसकी वजह से हम आगे की तरफ मूव करें, राइट? सो दिस इज हाउ द रिएक्शन मेक्स अस मूव फॉरवर्ड, राइट? हमने एग्जाम्पल दिया यहाँ पे। देन ऑफ कोर्स ये एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी आपको एनिमेशन में शो कर दिया, द एक्शन एंड द रिएक्शन ऑफ द बोट एंड द बॉय, राइट? Then the famous horse cart problem is there, and what happens in the horse cart problem is there that the horse is able to pull the cart. क्या बोला हमने? The horse is able to pull the cart, and
The reverse is also true, that a cart pulls the horse or cart pulls the horse also. So कैसे? तो हॉर्स क्या करता है, पहले ग्राउंड को पुश करता है. डबल बिहेवियर है यहाँ पे. हॉर्स हॉर्स पहले क्या करेगा, ग्राउंड को पुश करेगा. ग्राउंड क्या करेगी, उसको पुश करेगी आगे की तरफ. और फिर जब वो आगे की तरफ मूव करेगा तो फिर ये आपस में दोनों कनेक्टेड हैं किसी फॉर्म से, और उस वजह से आपस में इनकी फोर्सेस लग रही होंगी, जो कि ये फोर्स हमें दिख रही है. दैट इज अ फोर्स ही इज अप्लाइंग ऑन द वैगन, मतलब जो पीछे कार्ट है उसके ऊपर. और फिर ये फोर्स है जिसकी वजह से he is moving forward. He is moving forward because of the push from the ground, and the cart is moving forward because of the force applied by the horse on the cart. So ये दोनों न्यूटन थर्ड लॉ की एप्लीकेशन, दो दो एप्लीकेशन एक ही क्वेश्चन में दिख रही हैं. Hence this particular problem is so common. Then of course the recoil of the bullet we have seen. So what are the key factors which we are going to learn in this Newton third law? बहुत ज़्यादा लंबा आर्टिकल नहीं है, स्मॉल आर्टिकल. एप्लीकेशन बहुत इसके स्ट्रॉन्ग है. इट सेज द फोर्सेस ऑलवेज एक्ट इन द इक्वल बट ऑपोजिट पेयर्स. हमेशा इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है. सो दैट इज अनदर वे टू स्टेट दिस पर्टिकुलर बिहेवियर. एंड एवरी एक्शन हैज गॉट एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, एंड so they act in the opposite direction. They forces always act in the opposite directions. Like you bump a car into another, joyrides में you bump a car into another, so दोनों पे force लगती है, right? So then forces को हम interaction forces बोलते हैं. It's always an interaction. और interaction जब भी होता है ये हमेशा दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में होता है, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के बीच में. हम जैसे अपने आप से इंटरैक्ट नहीं कर सकते, अपने आप से बात नहीं कर सकते हैं. हाँ, आध्यात्मिक तौर पे बोलेंगे तो हाँ जी कर सकते हैं, सेल्फ टॉक कर सकते हैं. बट यूजुअली व्हेन वी टॉक अबाउट एन इंटरैक्शन दैट इज मिनिमम बिटवीन टू पीपल. तो उसी तरीके से जब हम यहाँ पे फोर्स इंटरैक्शन की बात कर रहे हैं तो फोर्स हमेशा दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगती है. वो अलग बात है, एक मोमेंट पे आप एक ऑब्जेक्ट के ऊपर उसको एनालाइज करते हैं. जिस आइडिया को फ्यूचर में हम फ्री बॉडी डायग्राम से एग्जिबिट करने वाले हैं. तो जैसे ये पर्टिकुलर एग्जांपल है, अब आपका सारा कॉन्सेंट्रेशन आपका अभी किसके ऊपर है, इस बंदे के ऊपर है, कलरफुल बंदे के ऊपर है, पर ही इज इंटरैक्टिंग विद द वॉल ऑल्सो. तो देर इज ऑलवेज एन इंटरैक्शन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स. अब इसी बात को हमने आगे क्या करना है, आगे शो करना है वेरियस डायग्राम से. सो यू कैन सी द किकिंग ऑफ द फुटबॉल. दो चीजें हैं, फुट है और फुटबॉल है, एंड द सेम ओवर हियर इन दिस डायग्राम. एंड देन यू कैन सी द मैन पुशिंग इन द कार. सो फिर से दो हैं, एंड देन यू कैन सी दैट दीज टू आर पुलिंग द स्ट्रिंग. फिर से दो हैं, एंड ऑफ कोर्स फेमस जो हम डिस्कस कर रहे हैं स्केट बोर्ड है. सो एक्शन एंड रिएक्शन के लिए हमेशा दो ऑब्जेक्ट्स चाहिए. हॉर्स एंड कार्ट है, हमेशा दो ऑब्जेक्ट्स चाहिए. सो पेयर इंटरैक्शंस इसी को बोलते हैं, द पेयर इंटरैक्शंस. सो इज इट राइट टू यूज द लैंग्वेज एक्शन एंड रिएक्शन, और वी शुड यूज द लैंग्वेज एट अ पेयर इंटरैक्शन? सो दोनों बातें सही हैं. तो इसी बात के ऊपर हम कॉन्सेंट्रेट करने वाले हैं कि इस लैंग्वेज के ऊपर कि वो पेयर फोर्सेस. So what is a deep thinking about this? At any time you have one, you also have the other. ऐसा नहीं हो रहा है कि यार एक्शन पहले हो गया और रिएक्शन बाद में होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है ना. बंदा बोट से कूदा तो बोट उसी पल पीछे गई. सो बोथ द फोर्सेस एक्ट इंस्टेंटली साइमल्टेनियसली, एक साथ लगती है, उसी समय लगती है. समझ में आ रही ना कि आप ये नहीं बोल रहे कि यार पहले ये हो गया फिर वो होगा, मतलब ये होगा या वो होगा का मतलब ये है. आप क्या ये बता सकते हो कि कौन सा एक्शन है और कौन सा रिएक्शन है? दिस इज समथिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम किसको एक्शन बोलेंगे, किसको रिएक्शन बोलेंगे. तो आपको आंसर मिलेगा कि यार ये तो हम बता ही नहीं सकते कि किसने किसको खींचा, हम बता नहीं पाएंगे. जैसे इस एग्जाम्पल में देर इज अ बॉय एंड देर इज अ गर्ल एंड दे आर कनेक्टेड. क्या बोला मैंने, नई नई लैंग्वेजेस यूज कर रहा हूं मैं. They are supposed to be connected to each other via something. वो क्या है, स्ट्रिंग है बीच में, और स्ट्रिंग से ये दोनों क्या हो गए, कनेक्ट हो गए. और अब क्या करने वाले हैं, एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं. किस तरीके की, पुलिंग फोर्स लगा रहे हैं एक दूसरे पे. सीधा तो टच में नहीं है, किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू टच में है, और वे एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं धागे की मदद से, स्ट्रिंग की मदद से. तो किसका एक्शन है, किसका रिएक्शन है, क्या बता सकते हो? बॉय इज हैविंग एन एक्शन और गर्ल इज हैविंग अ रिएक्शन. व्हाट इट इज एग्जैक्टली? सो वी आरंट एबल टू टेल. क्या बॉय ने पहले लगाया या गर्ल ने पहले लगाया? वी आरंट एबल टू टेल, क्योंकि दोनों एक ही साथ लग रही हैं.
अगर बॉय पहले लगा लेता तो फिर क्या होता, फिर गर्ल उसकी तरफ आ जाती होती, ऐसा होता। पर अगर वो दोनों वहीं पर रुके हुए हैं तो इसका मतलब दोनों फोर्स लगा रहे हैं, साथ में लगा रहे हैं, दे आर अप्लाइंग द फोर्स एट द सेम इंस्टेंट, और कोई भी एक्शन हो सकता है और कोई भी रिएक्शन हो सकता है। तो जैसे मैंने बोला, थोड़ी सी फिटनेस वाली बातें हैं जो कि आपको बतानी थी, यही बेसिकली फिटनेस वाली बातें हैं, तो आपके दिमाग में कुछ बातें रहनी चाहिए। थिंग्स टू कीप इन माइंड रिगार्डिंग द न्यूटन थर्ड लॉ। फर्स्ट ऑफ ऑल, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है। बॉय ने गर्ल के ऊपर जितनी फोर्स लगाई, गर्ल ने बॉय के ऊपर कितनी फोर्स लगाई, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती हैं, ये बात आपके समझ में आनी चाहिए। और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पर लगती हैं, हमेशा दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पर लगती है, एक ही के ऊपर आप दोनों फोर्स नहीं लगा सकते। F12 एंड F21 आर टू डिफरेंट फोर्सेज, जो दोनों पे अलग अलग दिखनी चाहिए। यही कॉन्सेप्ट है फ्री बॉडी डायग्राम्स का। सो रिएक्ट ऑन द डिफरेंट बॉडीज इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, और वहीं से जन्म लेगा आर्टिकल हमारे एफबीडी। एफबीडी मतलब फ्री बॉडी डायग्राम्स। फ्री बॉडी डायग्राम्स का मतलब होता है कि आप क्या करें, एक ऑब्जेक्ट को फ्री करके अलग से दिखाएं, उसके मोशन को अलग से दिखाएं। हो सकता है वो दूसरे के साथ में कनेक्टेड हो, जैसे अभी हमने देखा कि गर्ल और बॉय थी, वो क्या थे, वो आपस में कनेक्टेड थे। या जैसे बॉय बोर्ड के ऊपर था तो बोर्ड के साथ कनेक्टेड था, फिर बॉय कूद गया, बोर्ड पीछे गई, तो बोर्ड के ऊपर जो फोर्स लगी उसको अलग से दिखाओ, बॉय के ऊपर जो फोर्स लगी उसको अलग से दिखाओ, उसको बोलेंगे फ्री बॉडी डायग्राम। दोनों हरकतें एक साथ होती है, ये बात हम समझा चुके हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्शन रिएक्शन पेयर्स एक्ट साइमल्टेनियसली। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, अच्छी अच्छी किताबों में इसको बहुत थोड़ा सा विस्तार से समझाया जाता है, मैं भी थोड़े कम समय में समझा दूंगा। एक्शन रिएक्शन आर ऑफ द सेम नेचर। नेचर की बात आ गई है, नेचर सेम नेचर। अब ये वादियों वाला नेचर नहीं है, इट्स अबाउट द इंस्टिंक्ट ऑफ द फोर्स, द बिहेवियर ऑफ द फोर्स। बिहेवियर ऑफ द फोर्स मतलब ग्रेविटेशन फोर्स का पेयर ग्रेविटेशन फोर्स ही होगा, टेंशन फोर्स का पेयर टेंशन फोर्स ही होगा, नॉर्मल फोर्स का पेयर नॉर्मल फोर्स ही होगा। ग्रेविटेशन फोर्स का पेयर नॉर्मल फोर्स नहीं हो सकती है, ग्रेविटेशन फोर्स का पेयर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास में क्या है कि यहां पे दो पार्टिकल्स हैं, देयर आर टू पार्टिकल्स विद अस, बनाए दो पार्टिकल्स, लेट अस मेक टू पार्टिकल्स, वन पार्टिकल एंड सेकंड पार्टिकल, ये दो पार्टिकल्स है हमारे पास। इस पार्टिकल का मास कितना है m1, इस पार्टिकल का मास कितना है m2, ये दोनों पार्टिकल्स हैं, दोनों के ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स है, इधर लग रही है और इधर लग रही है। अब मान लो इन पार्टिकल के ऊपर चार्ज भी है, क्या है, चार्ज भी है, तो इसके ऊपर Q1 चार्ज है, इसके ऊपर Q2 चार्ज है। मान लो एक पे पॉजिटिव है, दूसरे पे नेगेटिव है, तो एक्स्ट्रा इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगेगी, तो दो फोर्सेस हो गई। ये वाली कौन सी फोर्सेस है, ग्रेविटेशन फोर्सेस हैं जो एक दूसरे की तरफ लग रही है। ठीक, अब इसके साथ में कौन सी फोर्सेस आ गई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस भी आ गई, तो साथ में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस भी लगने लगी दोनों के ऊपर। सो दोनों के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस लग गई, ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक और ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब आप कभी ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि ये वाली फोर्स का पेयर ये वाली फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का पेयर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही होगा, सेम नेचर। ग्रेविटेशन फोर्स का पेयर सेम फोर्स ही होगा। जैसे फ्यूचर में हम एक आर्टिकल करेंगे कि हमारे पास एक टेबल है, क्या है, टेबल है, ये टेबल है और इसके ऊपर हमने एक ब्लॉक को रख दिया, क्या रख दिया, ब्लॉक को रख दिया। अब ब्लॉक को जो रख दिया तो ब्लॉक के ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स लग रही है, कहां लग रही है, नीचे की तरफ लग रही है, mg फोर्स होगी। और क्या होगा, जो टेबल है वो क्या करेगी, ब्लॉक के ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी। तो टेबल ने ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगाया, दैट्स अ फोर्स बाय द टेबल, ये ऊपर लगा दी, टेबल ने इसके ऊपर फोर्स लगा दी, ऊपर की तरफ लगा दी। और क्या हुआ, ब्लॉक हिल नहीं रहा, तो ऊपर वाली फोर्स नीचे वाले को बैलेंस करेगी। सो फोर्स अप्लाइड बाय द टेबल इज गोइंग टू बैलेंस द वेट। बाद में उस फोर्स को हम नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बोलेंगे। अब ये बैलेंस हो गई, पर ये एक्शन रिएक्शन नहीं है, दे आर नॉट एक्शन रिएक्शन, वो बैलेंस हो गई है, बराबर हो गई है। अब देखने में क्या होगा, आपको ऐसा लगेगा, यू विल फील कि सर देखो दोनों की वैल्यू बराबर है, तो ये वाली कंडीशन मीट हो गई। कौन सी वाली कंडीशन, सेम मैग्नीट्यूड वाली कंडीशन मीट हो गई। दूसरा, सर इनके डायरेक्शन देखो ये इक्वल एंड ऑपोजिट आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, तो दूसरी कंडीशन भी सर देखो मीट हो गई, तो इसका मतलब ये एक्शन रिएक्शन होंगे। हमने बोला बिल्कुल नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, रीजन वो सेम नेचर के नहीं है, ये दोनों फोर्सेस का नेचर सेम नहीं है। ग्रेविटेशन फोर्स कैन इवन एक्ट फ्रॉम द डिस्टेंस, और ये वाली जो फोर्स है जो टेबल ने इस ब्लॉक के ऊपर लगाई है वो कॉन्टैक्ट फोर्स है। ये दोनों फोर्सेस का नेचर सेम नहीं है, तो ये एक्शन रिएक्शन नहीं हो सकते। तो बात समझ में आई हमें। तो मैंने बोला था कि कुछ कुछ फाइनर बातें होती है, फिनिश वाली बातें होती है जो कि आपको समझनी है। फ्रिक्शन पेयर का फोर्स फ्रिक्शन फोर्स ही हो सकती है, एक्शन एंड रिएक्शन फ्रिक्शन फोर्स ही होगी एक दूसरे पे। ये देखो यहां से, द मैन इज वॉकिंग ऑन द ग्राउंड,
तो ये दोनों फोर्सेज जो है एक्शन रिएक्शन, एक तो हमें पता नहीं है कि कौन सी एक्शन है कौन सी रिएक्शन है, कोई भी हो सकती है, ये हम अपनी कहानी बनाते हैं खुद ही। कुछ कुछ ऐसा होता नहीं है कि ये वाली एक्शन है वो वाली रिएक्शन है, किसी को भी एक्शन बोलो किसी को भी रिएक्शन बोलो, कई बार सुनने में वो बढ़िया लग जाता है कि अच्छा ये वाला एक्शन था वो वाला रिएक्शन था, और दोनों एक साथ लगती हैं और अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पर लगती हैं। मैन ग्राउंड पे लगा रहा है, ग्राउंड मैन पे लगा रही है, तो दोनों के लिए अलग अलग हैं दोनों, लेकिन दोनों का नेचर सेम होना चाहिए। यहां पे ये जो दोनों हैं ये फ्रिक्शन फोर्सेस हैं, ये भी फ्रिक्शन फोर्स होगी और ये भी फ्रिक्शन फोर्स होगी, दोनों का नेचर एग्जैक्टली सेम होगा, ये सेम सेम फोर्सेस होंगी, नेचर का फोर्स नेचर फोर्स सेम होगी। सो और बातें समझ में आ गई हमें। अब न्यूटन थर्ड लॉ हमें और क्या बताता है, व्हाट डज इट वांट एक्स्ट्रा, है ना, न्यूटन थर्ड लॉ। एंड माय क्वेश्चन इज हाउ इज द न्यूटन थर्ड लॉ ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम द न्यूटन फर्स्ट लॉ। सो एक तो एक बात है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ हमेशा अनबैलेंस फोर्स की बात करता है और दूसरा एक्सटर्नल फोर्स की बात करता है, बाहर से देख के बताता है। पर न्यूटन थर्ड लॉ इंट्रोड्यूसेस टू अस द कॉन्सेप्ट ऑफ द इंटरनल फोर्स विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उदाहरण देना चाहूंगा आपको, देखो क्या है, हमारे पास में एक ट्रेन है, ये ट्रेन है, इसकी एक कंपार्टमेंट्स है, बोगीज हैं, ठीक है ना, ये बहुत सारे कंपार्टमेंट्स हैं, और फिर आगे इंजन लगा हुआ है। सो लेट्स इमेजिन दैट दिस इज सपोज टू बी द इंजन, और इंजन क्या कर रहा है, क्या करता है भाई इंजन, इंजन सर ट्रेन को पुल करता है, ट्रेन को या कंपार्टमेंट को या बोगी को, सर ट्रेन को। ओके, तो ये रही ट्रेन, ठीक है, ये रही ट्रेन, और इस पर्टिकुलर ट्रेन को क्या करा, इंजन ने पुल करा, एंड एवरी फोर्स इज आइदर अ पुल और अ पुश, तो इस बार इंजन ने इसको क्या करा, पुल करा। सो इंजन पुल्ड अ ट्रेन, हैप्पी, वेरी वेल हैप्पी। व्हाट इज द ट्रेन, इट्स अ सिस्टम। अब आप प्लेटफॉर्म पे खड़े, आपने देखा, आपको ट्रेन में बैठना तो है नहीं, आपने देखा ट्रेन जा रही है आगे, तो आपको क्या फर्क पड़ता है, तीसरा कंपार्टमेंट आगे जा रहा है, चौथा आगे जा रहा है या पांचवा आगे जा रहा है, क्या फर्क पड़ता है, आपके लिए ट्रेन एज ए सिस्टम मूव कर रही है, इंजन ने मूव कराया। अब मान लो आपको इस ट्रेन में बैठना है और आपकी सीट जो है वो सेकंड कंपार्टमेंट में, ये सेकंड कंपार्टमेंट में, ये आपका A2 कंपार्टमेंट है, ऐसे होते हैं ना कंपार्टमेंट्स, है ना, A2 कंपार्टमेंट है आपका, ये वाला सेकंड कंपार्टमेंट है। अब आपसे पूछा गया भाई इस कंपार्टमेंट को किसने खींचा, सो ट्रेन, इंजन ने खींचा। अरे यार मैंने ये नहीं पूछा कि ट्रेन को किसने खींचा, मैंने ये पूछा कि इस कंपार्टमेंट को किसने, जिसमें आप बैठे थे उसको किसने खींचा, उसको खींचा है उसके आगे वाले ने। अब आपको अंदर झांकना पड़ा सिस्टम के, कौन सी फोर्स से खींचा, सर ये कोई फोर्स है, कौन सी वाली है, नाम बताओ ना, नाम नहीं आ रहा, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स जो फर्स्ट लॉ फोर्स है उसका कोई नाम नहीं था, हमने कोई नाम नहीं दिया था उसको, हमने उसका नेचर नहीं पहचाना था, हमने बोला था बाहर से लग गई है, एक्सटर्नल फोर्स अनबैलेंस फोर्स है, नाम नहीं दिया कि ग्रेविटेशन है, फ्रिक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है, मैग्नेटिक है, कौन सी फोर्स है, नाम नहीं दिया। अब नाम देने की बारी आई है, नाम से फोर्स पहचानते हैं ना हम, चैप्टर्स के नाम उसी से पढ़ते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ग्रेविटेशन, न्यूक्लियर, क्या है ये सारी फोर्सेस है ना। तो न्यूटन लॉ तो फोर्सेस के लिए और नाम तो आया नहीं, सो न्यूटन डिसाइडेड टू प्लेस अंडर नेम्स इन वन ऑफ हिज लॉज। विच लॉ, द थर्ड लॉ। सो माय डियर, एक बार ना न्यूटन लॉज को रिवाइज करते हैं। फर्स्ट लॉ क्या करता है, फोर्स को डिफाइन करता है, कौन सी एक्सटर्नल फोर्स। फिर वो फर्स्ट लॉ भूल जाता है कि मेजर कैसे करें, है नहीं ना, इरादे नहीं थे क्योंकि इनर्शिया डिफाइन करा था। फिर इरादा आया सेकेंड लॉ में, क्या, मोमेंटम, और फिर हमने बताया था फोर्स इज सपोज टू बी द रेट ऑफ चेंज ऑफ द लीनियर मोमेंटम। एक्सटर्नली फोर्स लगाओगे तो क्या होगा, बॉडी का मोमेंटम चेंज होगा, एक तरीका बताया जिससे आप फोर्स को मेजर कर सकते हैं। सो द फर्स्ट लॉ डिफाइंस द फोर्स, सेकंड लॉ मेजर्स द फोर्स। सो व्हाट डज द थर्ड लॉ डज, सर एक्शन रिएक्शन, ये क्या होता है, व्हाट डज द थर्ड लॉ डज, इट मेक्स यू लुक इनसाइड द सिस्टम। अभी आपको पता है ना कि सोलर सिस्टम है, पर यह भी तो पता है ना कि द अर्थ मूव्स अराउंड द सन बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशन फोर्स। तो ये बातें कौन बताएगा, थर्ड लॉ बताएगा ना। हालांकि ये बात हम बाद में बोलेंगे कि सारे लॉज इकट्ठे लगते हैं तब जाके कोई मोशन प्रॉपर्ली समझ में आता है, पर थर्ड लॉ की इंपॉर्टेंस क्या है वो आपके सामने है। एक्शन रिएक्शन फोर्स है, कोई मना नहीं कर रहा है, पर एक्स्ट्रा क्या है भाई, क्यों पढ़ रहे हैं इतने डिटेल में, इंटरनल फोर्सेस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है। एग्जाम्पल टेंशन फोर्स, एग्जाम्पल नॉर्मल फोर्स, कंप्रेशन, कॉन्टैक्ट फोर्स, एग्जाम्पल फ्रिक्शन फोर्स, ये सारी क्या है, पेयर फोर्सेस हैं, एक्शन रिएक्शन है, पर क्या है, सिस्टम के अंदर की फोर्स हैं, पेयर में लगती हैं बिल्कुल, पर क्या है, इंटरनल फोर्सेस हैं, पेयर में लगती हैं। तो ये बात क्लियर हो जाती है, स्टेटमेंट बोलना बिल्कुल सही लगता है, दैट ऑल द इंटरनल फोर्सेस एक्ट इन द पेयर्स।
टेंशन फोर्स, नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, थ्रस्ट फोर्स, इलेक्ट्रिसिटी फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स, सारी पेयर में लगती हैं. दे ऑल कम इन पेयर्स. सो इंटरनल फोर्सेस ऑल कम इन पेयर्स, सबके नाम भी हैं. दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन. तो जितने भी एग्जांपल आपने आज तक पढ़े हैं, देखे हैं, ये ऊपर फ्लैश में भी आप देख रहे हैं, जितने भी आप देख रहे हैं, ऑल ऑफ देम आर एक्टिंग इन द पेयर्स, जिसको आप एक्शन रिएक्शन पेयर बोल रहे हैं. पता है, हमें सारी बातें समझ में आ चुकी हैं. ये बात एक और हर पॉइंट में एक छोटी छोटी बात है. दे डोंट कैंसल बिकॉज दे एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. से बिल्कुल बता चुका हूं मैं, है ना. ये कभी एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकती. अलग से भी दिखा दिया मैंने. दे नेवर कैंसिल आउट. दिमाग में रहेगा, दे नेवर कैंसिल आउट. वो दूसरे दूसरे ऑब्जेक्ट्स पर लगती है ना. एक हॉर्स पर लगेगी, एक कार्ड पे लगेगी, तो भला कैंसिल कैसे करेंगे. अच्छा, सिस्टम के लिए कैंसिल हो गई, तो ये देखो ना, बारीक बात फिर से निकल आई. अगर सिर्फ हॉर्स के लिए देखोगे तो कैंसिल नहीं हो रही, कार्ड के लिए देखोगे तो कैंसिल नहीं हो रही, पर सिस्टम के लिए गायब. गायब मतलब लिखे कैसे, ऐसे लिखो. कैसे लिखो, वेक्टर्स आते हैं कि नहीं आते, आते हैं ना. मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन ऑपोजिट, नेगेटिव साइन आ गया. सो कैसे लिखोगे सर, ऐसे लिखेंगे F12 इज इक्वल टू माइनस F21, ऐसे लिखेंगे सर. समझ में आ रही कि नहीं आ रही. अब नाम दे दो आप, F12 F21, आप समझ जाओगे. एक के ऊपर फोर्स दूसरे ने लगाई, दूसरे पे फोर्स पहले ने लगाई, ये इस तरीके से नाम दे दोगे आप. F12 और F21 हो गए फोर्सेस. पर ये वर्ड है इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखिए. लिखते समय आपने अभी नाम ही नहीं लिखा. F12 क्या है, कौन सी फोर्स है, टेंशन है, नॉर्मल है, कौन सी है भाई, ग्रेविटी है, किस चैप्टर में हो बताओ, वो तो बता ही नहीं रहे आप. तो अभी खाली है ये मामला, या आधा अधूरा है. इससे सारी बातें समझनी है हमने, नेचर ऑफ फोर्सेस समझनी है हमने. चलो, तो ये क्या है, ये चीज हमें ये बता रही है कि यार देखो, ऐसा नहीं है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ पढ़ लिया, सेकंड लॉ पढ़ लिया, थर्ड लॉ अलग से पढ़ लिया, हो गया काम. ऐसा नहीं है. ये सारा कनेक्टेड है, तामझाम है, ब्रेन मैप की तरह बना हुआ है सर. ये सारा तामझाम है. पता नहीं इसके अंदर इनर्शिया भी है, रेफरेंस फ्रेम भी है, मोशन के बारे में बताना भी है हमें, है ना. ये भी बताना है कि मास क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स क्या होती है, सर्कुलर फोर्स क्या होती है, ग्रेविटी फोर्स क्या होती है ना. फ्रिक्शन की प्रॉब्लम्स भी करनी है, बिना फ्रिक्शन की भी करनी है, वेट के बारे में भी चर्चा करनी है, और फिर ये फंडामेंटल सिमेट्रीज के बारे में भी बात करना है. फंडामेंटल फोर्सेस पहला चैप्टर था आपका, पहला चैप्टर, जो आपने ध्यान से नहीं पढ़ा, पर मैंने ध्यान से पढ़ाया आपको. न्यूटन थर्ड लॉ उनके बारे में डील करता है. ये डील्स, वेन डायग्राम आते हैं आपको, आते हैं तो देखो, ये वेन डायग्राम है आपके सामने. क्या दिखा रहे हैं, आइसोलेटेड नहीं है लॉज ये. यार मैंने आज तक क्वेश्चन कर लिया सेकंड लॉ से, ठीक है, होगा चिंता मुन्ना सा क्वेश्चन को. बढ़िया क्वेश्चन करे जो कनेक्टेड मोशन का क्वेश्चन करे. कौन से सारे मोशन कनेक्टेड हैं, कनेक्टेड मोशन है. अब कई कनेक्टेड मोशन ऐसे होते हैं जो कि आपको दिखते हैं कि भैया डोर बंधी हुई है, कॉन्टैक्ट है. कई बिना कनेक्शन के भी तो होते हैं. अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन, कनेक्टेड मोशन है बेसिकली, है ना. पर मिल्की वे में सारे के सारे कनेक्टेड है, किसी फॉर्म में कनेक्टेड है, पर आपको दिख नहीं रहा. डोरी नहीं बंधी. अब डोरी बंधी है तो भी आपको दिख रहा है अभी. जैसे ट्रेन में शाफ्ट्स लगे हैं, है ना, बफर्स लगे हैं, और फिर इंजन उसको खींच रहा है, कनेक्टेड दिख रहा है आपको. कुएं में बाल्टी डाली, रस्सी डाली पुली के ऊपर, उसका दूसरा किनारा खींचा, दिख रहा है, कनेक्शन है. कई बार कनेक्शन नहीं दिख रहा, कई बार कनेक्शन दिख रहा है कनेक्टेड मोशन. सारा कनेक्टेड मोशन है. वैसे ही लॉज भी कनेक्टेड होने चाहिए आपस में. इनमें सबसे महत्वपूर्ण लॉ सेकंड लॉ होता है मेरे हिसाब से. सारे लॉ इंपॉर्टेंट है, सब में कॉमन है. क्या कॉमन है, ये सारे मैटर्स के लिए लगता है, सबके लिए एप्लीकेबल, सबके लिए एप्लीकेबल. एक्स्ट्रा लग सकती है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एक्स्ट्रा लग सकती है, लगता है न्यूटन लॉ सब पे लगते हैं, सारे मोशन पे लगते हैं. मतलब फंडामेंटल फोर्सेस का आर्टिकल भी वापस आ जाएगा. और फंडामेंटल फोर्सेस या फंडामेंटल इंटरैक्शन चार किस्म की होती थी. पहले डायग्राम देख लो, अच्छा डायग्राम है, देखो, इससे देख के पता चल जाता है ना. सारी थ्योरी लिखेंगे, पहले के लेक्चर्स में है, देख लेना. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑर्बिटल सिखा रखे हैं इसके अंदर ना. इलेक्ट्रिसिटी, चार्जेस के ऊपर बेस्ड आइडिया. वीक इंटरैक्शंस है, रेडियो एक्टिव डिके होता है इसके अंदर. स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शंस है, मतलब न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बीच में लगती हैं. न्यूक्लियर फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, ग्रेविटेशन, एप्पल गिर गया नीचे ग्रेविटी की वजह से. ये सारी बेसिक इंटरैक्शंस है, बेसिक फोर्सेस हैं, सारे के बारे में पहले डिस्कशन हम कर चुके हैं. स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन सबसे स्ट्रॉन्ग होती है, ग्रेविटी सबसे वीक होती है, आपस में रिलेटिव स्ट्रेंथ होती है, याद होगी आपको. अगर ग्रेविटेशन को स्केल 1 पे रखते हैं तो वीक कितनी होती है, 10^25. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कितनी होती है, 10^36. और स्ट्रॉन्ग कितनी हो जाती है, 10^38. अगर दो प्रोटॉन्स के बीच में कंपेयर करें तो ये पर्टिकुलर रेशियो आ जाता है ना. तो उससे पता चल जाता है कौन सी सबसे वीकेस्ट है. मुद्दा वो नहीं है अभी कि कौन सबसे वीकेस्ट है, कौन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, पहले से आता है हमें.
आज का मुद्दा क्या है? आज का मुद्दा ये चारों फंडामेंटल दे आर पेयर फोर्सेस। स्ट्रॉन्ग फोर्स किसके बीच में लग रही है? प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में लग रही है ना, दो प्रोटॉन्स के बीच में लग रही है। लगाएं, एक प्रोटॉन ये रहा, एक प्रोटॉन ये रहा। क्या लग रही है दोनों के बीच में? दोनों के बीच में लग रही है न्यूक्लियर फोर्सेस। कौन सी फोर्स है? न्यूक्लियर फोर्स। क्या बात है, वेरी गुड। कैसे लग रही है? इक्वल एंड ऑपोजिट, पेयर फोर्स। फिर भाई ये दोनों प्रोटॉन फोर्स है, इनके बीच में कौन सी फोर्स लग रही है? इनके बीच में कौन सी फोर्स लग रही है? ग्रेविटेशन फोर्सेस। क्यों भाई? दोनों के पास मासेस हैं। अच्छा, तो पहले न्यूक्लियर फोर्स को लग रही थी क्योंकि दोनों न्यूक्लियस के अंदर रहते थे, तो इससे न्यूक्लियर फोर्स लग रही थी। बाइंडेड थे एक दूसरे से न्यूक्लियर फोर्स की वजह से, न्यूक्लियस को स्टेबल रख रहे थे। और अब क्या करें? अब ग्रेविटेशन की वजह से क्या करें? अट्रैक्ट करें। रिपेल तो नहीं कर रहे, अरे वो भी कर रहे हैं। ये दोनों प्रोटॉन्स आपस में रिपेल भी कर रहे हैं। किसकी वजह से सर? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की वजह से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस की वजह से रिपेल कर रहे हैं। सारी फोर्सेस लग रही है, तमाम फोर्स लग रही है। पर भाई ग्रेविटेशन को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बैलेंस नहीं करेगी, वो उसका पेयर नहीं है। ग्रेविटेशन का पेयर ग्रेविटेशन ही है। दीज फोर्सेस आर एक्टिंग इन पेयर। विच फोर्सेस? फंडामेंटल फोर्सेस। ये कौन सी फोर्स है? न्यूक्लियर फोर्स। ये कौन सी फोर्स है? ग्रेविटेशन फोर्स। ये कौन सी फोर्स है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। सारी की सारी पेयर फोर्सेस होती हैं। लिस्ट इज एंडलेस माय डियर। थ्रस्ट फोर्सेस, बॉइंट फोर्सेस, टेंशन फोर्सेस, नॉर्मल फोर्सेस, फ्रिक्शन फोर्सेस, और कौन सी आती है आपको? नाम से बताओ। ग्रेविटेशन फोर्सेस, और कौन सी आती है सर? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, और कौन सी आती है बोलो? द वीक इंटरैक्शन फोर्सेस, और बोलो? वैन डर वाल्स फोर्सेस, और बोलो? सर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और बोलो? सर मैग्नेटिक फोर्स, और बोलो? सर बोलते बोलते थक जाएंगे। सारी की सारी समझ में आ गया, पेयर में लगती हैं, सारी की सारी इंटरनल होती हैं। पर क्या ये एक्सटर्नल की तरह बिहेव कर सकती है? कर सकती है। वो आइडिया क्या है? फ्री बॉडी डायग्राम। हमारा जो अगला लेक्चर है वो इसी के ऊपर बेस होगा। किसके ऊपर? फ्री बॉडी डायग्राम के ऊपर। जरूर देखिएगा उस पर्टिकुलर आर्टिकल, द गुड थिंग्स आर कमिंग अवर वे। दैट वाज अ न्यूटन थर्ड लॉ फॉर यू। द की पॉइंट्स आर सपोज टू बी अंडरस्टूड। एक्शन एंड रिएक्शन दोनों एक ही साथ लगती हैं, इकट्ठे लगती हैं। दोनों का नेचर सेम होना चाहिए। दोनों अलग अलग बॉडीज पर लगती है, कभी भी कैंसिल नहीं कर सकती। दोनों एक ही समय पे लगती हैं। किसी को भी एक्शन बोलो, किसी को भी रिएक्शन बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। न्यूटन थर्ड लॉ कोई आइसोलेटेड लॉ है नहीं, वो न्यूटन सेकंड लॉ और फर्स्ट लॉ से पूरे तरीके से कनेक्टेड है। और किसी भी प्रॉब्लम को, अच्छी प्रॉब्लम को करने के लिए तीनों का सहारा लेना पड़ेगा। तीनों लॉस को इकट्ठे लगाया जाता है। पर न्यूटन थर्ड लॉ भी इंपॉर्टेंट है अपने हिसाब में। क्यों? क्योंकि वो आपको दूरदर्शिता दिखाता है, सिस्टम के अंदर जाके चीजों को उजागर करता है, दिखाता है। तो सिस्टम के अंदर जाके हमें कौन सी फोर्स की जरूरत पड़ती है? द इंटरनल फोर्सेस। और इंटरनल फोर्सेस हमेशा नेचर से पहचानी जाती है। फिर कौन सी इंटरनल फोर्स? सर नॉर्मल वाली। तो कौन सी इंटरनल फोर्स? सर फ्रिक्शन वाली। बाहर से जो फोर्स लग रही है उसका नाम ना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इससे सिंपल अनबैलेंस फोर्स विच कैन मूव द सिस्टम। वो बता देते हो कि भाई वो क्या करिए, वो मोमेंटम चेंज करिए। बैट ने बॉल पे फोर्स लगाई, कौन सी? ध्यान ही नहीं दिया था आपने, पर अब देना पड़ेगा। और अब देना पड़ेगा। दैट्स व्हाट द ब्यूटिफिकेशन ऑफ द न्यूटन थर्ड लॉ इज हियर। पहले के 5-7-10 मिनट का लेक्चर देख के ऐसा लगता है यार वही 9th वाली बातें हैं, पर टुवर्ड्स एंड ऑफ द लेक्चर लगता है कि यार कुछ तो लेके गए इस पर्टिकुलर लेक्चर से। कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियोस। हैव अ नाइस डे। आज के लिए साइनिंग ऑफ। बाय।